सो हे एवरीवन, एक क्वेश्चन है कि रेलवेज के चलते जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रेलवे बने, रेलवे लाइन बिछी, उनका क्या इफेक्ट पड़ा डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में, है ना। सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट रेलवेज के इंट्रोडक्शन के चलते डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में, उसके चलते उस देश में क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा, यानी सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तो ऑफ कोर्स हम लोग इसको देखते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि इसके चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत मदद मिली, औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण में बहुत मदद मिली कि जो रॉ प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, रॉ सामान, यानी कि जैसे कोयले की खान है तो उसको जल्दी से और उसको रेलवे से जोड़ के उसको पोर्ट से जोड़ दिया गया। पोर्ट से फिर वो कोयला जाके फिर दूसरी जगह, या फिर वहीं से उस कोल माइंस को किसी आयरन फैक्ट्री के साथ जोड़ दिया, क्योंकि आयरन फैक्ट्री में कोस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो रॉ प्रोडक्ट्स थे वो बड़ी तेज़ी से और बड़ी एफिशिएंटली आपका फैक्ट्रीज़ में भेजे जाने लगे, और फैक्ट्रीज़ में फिर फाइनल प्रोडक्ट्स जो बना फिर से उसको रेलवे ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में भेज देता था, या फिर पोर्ट्स रहते थे उसके पास भेज दिया जाता था। तो इसके चलते जो जो कंट्री जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये जो देश थे, इनको तो बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि ये लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन इंडिया जैसे देशों के लिए घाटा हुआ, क्यों? क्योंकि इंडिया रॉ प्रोडक्ट का केवल एक्सपोर्टर बन के रह गया। ठीक है, रॉ प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बन के रह गया इंडिया, क्योंकि इंडिया से जो कॉटन बनता था तो इंडिया में जो कॉटन मिल था उसको बढ़ावा ब्रिटेन ने नहीं दिया, बल्कि इंडिया के खुद के कुछ उद्योगपतियों ने कॉटन मिल स्थापित करने की कोशिश की थी, और कुछ सफल हुए और कुछ असफल, कई सारे असफल भी हुए। क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रिटेन नहीं चाहेगा कि यहाँ मिल स्थापित हो और यहाँ कपड़ा बने। वो तो चाहता था कि यहाँ के कॉटन जाए ब्रिटेन, और वहाँ के मिलों में, मैनचेस्टर के मिलों से फाइनल कपड़ा बने, और ये फिर से उस कपड़े को इंडिया भेज दिया जाए, और इंडिया में वो कपड़ा बिके तो उनको फ़ायदा भी होगा। और ऑफ कोर्स जो रॉ कॉटन यहाँ से जाता था इंडिया से, तो सस्ते दामों में, ज़बरदस्ती सस्ते दामों में इंडिया के लोगों से या फार्मर से लिया जाता था। तो ये तो मैंने एक, क्योंकि डिफरेंट कंट्री, तो ये चीज़ हुआ, तो एक फ़ायदा भी हुआ, एक घाटा भी हुआ। किनको फ़ायदा हुआ, किनको घाटा हुआ, आप इसको लिख सकते हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहला पॉइंट। दूसरा, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। अब रेलवेज के आने से पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि भारी मात्रा में लोग कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो वही बुल्लक कार्ट थी, बैलगाड़ी वगैरह ये सब था। लेकिन रेलवे के आने से ना भारी मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो कई कंट्री में लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे जॉब्स के लिए, है ना, जॉब्स चाहिए और अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। इसके लिए वो शहरों की ओर तेजी से जाने लगे, तो शहरों की आबादी बढ़ी और गांव में कई जगह आबादी घटी। ऐसा सब जगह तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा हुआ। और अफ्रीकन कंट्रीज में भी जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ तो वहाँ भी ऐसा हुआ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसे इसे शहरीकरण ही कहते हैं। तो इसके चलते फ़ायदा भी हुआ कि जो लोग गए उनकी आमदनी बढ़ी वगैरह वगैरह, लेकिन ये घाटा हुआ कि रूरल और अर्बन के बीच में डिस्पैरिटीज़ और बढ़ी। ठीक है, और डिस्पैरिटीज़ बढ़ी, रूरल अर्बन जो डिस्पैरिटी थी, जो पहले से असमानता थी, और बढ़ी। तो ये चीज़ है। तो फ़ायदा भी हुआ, अर्बनाइजेशन भी हुआ, लेकिन उसका घाटा ये भी है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव हर पॉइंट में लिखते चलोगे। फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कई जो कॉलोनीज़ हैं, जैसे कि खासकर इंडिया में कल जो इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था, ठीक है। तो रेलवेज के आने से आपको पता है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेलवे चली, थाने से मुंबई जो भी था। तो अब जो नेता लोग थे या आम जन थे, जो जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग, उस समय कांग्रेस ही थी, ठीक है, तो वो तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, अपना भाषण दे सकते थे और ये सब प्रचार कर सकते थे। तो इससे एक नेशनल कॉन्शियसनेस आया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, एक सॉलिडेरिटी की बात आई कि हाँ, हमारा कल्चर एक है, पास्ट है ना। लोग एक जगह से दूसरी जगह अधिक जल्दी से जल्दी पहुंचने लगे। जैसे कोई साउथ इंडिया में कोई तमिलनाडु का है, वो सुनता होगा कि गंगा नदी के किनारे, मतलब हिमालयस है, तो वो जैसे वो तमिलनाडु से जल्दी से उप जा सकता है। मतलब ऑफ कोर्स कुछ दिन लगेंगे हिमालय तक जाने में, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो वो उसको लगा कि हाँ, ये मेरा देश है, और इससे एक राष्ट्रवाद की भावना भी पनपती है। ठीक है, तो हर जगह तो नहीं, लेकिन कई देशों में इसके चलते नेशनल कॉन्शियसनेस का निर्माण हुआ। अगर अमेरिका वगैरह की बात करें तो अमेरिका में इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ी सहायता दी, ठीक है, सामान को, और इसके जो चलते
हुँ, रिच पुअर का भी डिस्पैरिटी बढ़ा, ऑफ कोर्स जब देशों के बीच में डिस्पैरिटी है, तो रिच पुअर के बीच में भी डिस्पैरिटीज़ बढ़े। एक तरफ इंडिया वर्ल्ड के एक मैप पे उस साइड रिच कंट्रीज़ बने और इधर पुअर कंट्रीज़ की पुअर कंट्री जो कॉलोनीज़ थे वो पुअर होते गए और कॉलोनाइज़र्स थे वो रिच होते गए। तो आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी लिख सकते हो। ऑफ कोर्स कल्चरल एक्सचेंज हुआ, ये ठीक है, और डिफरेंट आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ। और हाँ, ये भी हो सकता है कि कल्चरल एक्सचेंज हुआ तो अ, कई जगह क्लैशेस भी हो सकते हैं। इसका भी अपना नेगेटिव पॉइंट है। अगर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो पहले से जो कम्युनिटी वहाँ बसती है, अगर वो जब देखेगी कि दूसरे कम्युनिटी के लोग यहाँ बस रहे हैं, तो हो सकता है क्लैशेस हो। इसका भी अपना नेगेटिव है। हाँ, पॉजिटिव है कि ये कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में जा रहा है तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, लेकिन कई जगह आपने देखा जैसे ठीक है, उससे क्लैशेस भी हो सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट और उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आप इसको लिख सकते हो विद एग्जांपल्स। तो ये रहा सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट। इसको और भी लिख सकते हैं, लेकिन 150 वर्ड में ही लिखना था इस आंसर को, लेकिन मैंने तो ज़्यादा ही वर्ड हो गया 7 के हिसाब से। सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये था। थैंक यू।